हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में है, जिसका मतलब है कि हमने अभी तक ऑर्डर पढ़ लिया, मॉलिक्युलरिटी पढ़ ली, हमने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन पढ़ लिया, डिफरेंशियल रेट लॉ पढ़ लिया। इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन के बाद में हमने जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ भी पढ़ ली। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे जिसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं, वो है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है एक्चुअल में जो सच नहीं है, यानी कि झूठी सी बात है, यानी एक्चुअल फर्स्ट ऑर्डर नहीं होता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर बोलते हैं। अब हमें पता है कि ऑर्डर को अल्टर किया जा सकता है। कई बार क्या है, ऑर्डर को कंडीशन के हिसाब से अल्टर किया जा सकता है, यानी ऑर्डर को हम चेंज कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। हम एक रिएक्शन कंसिडर कर लेते हैं जिसमें क्या है, हमारे पास इथाइल एसीटेट है। क्या है? इथाइल एसीटेट, CH3COO C2H5, ठीक है, 0.01 मोल इसका ले रहे हैं, प्लस वाटर है, ठीक है, यानी हाइड्रोलिसिस है इथाइल एसीटेट का, और वाटर ले रहे हैं 10 मोल, ठीक है। एसिड की प्रेजेंस में होता है ये हाइड्रोलिसिस, और बनेगा क्या हमारे पास, CH3COOH प्लस C2H5OH, यानी क्या बनेगा, एसिटिक एसिड और इथेनॉल बनता है, ठीक है। तो अब देखो, ये तो कब था, जब टाइम क्या था, टाइम इज इक्वल टू 0, T इज इक्वल टू 0 होगा, तो इसकी इनिशियल कंसेंट्रेशन हमने माना 0.01 मोल, वाटर की इनिशियल कंसेंट्रेशन 10 मोल, तो इनिशियल कंसेंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या होगी, 0 मोल होगी, 0 मोल रहेगी भाई, क्या रहेगी, 0 मोल रहेगी। तो अब बात ध्यान देने वाली क्या है कि एट टाइम t, अब इस t टाइम पर इसकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, ध्यान रखना, जब भी कोई एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में हो, किसमें हो, लार्ज एक्सेस में, जब भी कोई रिएक्टेंट क्या हो, लार्ज एक्सेस में हो, प्रेजेंट हो, तो क्या हो सकता है, स्यूडो ऑर्डर टाइप की रिएक्शन होगी, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर टाइप की रिएक्शन या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होगी, जब भी कभी कोई रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट हो। अब हमें पता है कि वाटर यहाँ पर लार्ज एक्सेस में 10 मोल, क्योंकि बाकी हमारे पास क्या 0.01 मोल है, यानी एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में है। तो टाइम टी पर क्या होगा, टाइम टी पर ये रिएक्टेंट तो खत्म हो चुका होगा, क्योंकि इसको प्रोडक्ट बनाने हैं, तो जितना ये खत्म हो उतना ही प्रोडक्ट बना होगा, 0.01 मोल, इसका भी 0.01 मोल बना, ठीक है। सिंपल सी बात है, इतना तो समझ में आ गया होगा। वाटर की कंसेंट्रेशन में कोई ज्यादा चेंज नहीं आता है, ध्यान से देखो, 10 मोल से 9.9 मोल ही गया, यानी इसकी कंसेंट्रेशन अल्टर नहीं हुई है, यानी एक रिएक्टेंट जो लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट था उसकी कंसेंट्रेशन अल्टर नहीं हुई है, सिंपल सी बात है। तो अब हम रेट लिखेंगे, तो रेट क्या होगी, रेट इज इक्वल टू कैडेस लिखता हूं, CH3COOC2H5 की कंसेंट्रेशन इनटू में पानी की कंसेंट्रेशन। अब चूंकि ये लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है, तो इसकी कंसेंट्रेशन को हम क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि उसमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो अगर कंसेंट्रेशन ऑफ H2O इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्यों, बिकॉज इट इज इन लार्ज एक्सेस, क्योंकि ये क्या है, लार्ज एक्सेस में, बहुत ज्यादा अधिकता में भाई, बहुत अधिकता में है ये, इसीलिए इसकी कंसेंट्रेशन को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। और तब अगर हम रेट लिखेंगे तो वो क्या होगी, रेट इज इक्वल टू K CH3COOC2H5, यानी सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी रेट, कंसेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट, यानी सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के, इसीलिए किस ऑर्डर के रूप में बिहेव करेगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करेगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करेगी। एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर होती नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह बिहेव करती है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोला जाता है। और K की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, K इज इक्वल टू K डैश कंसेंट्रेशन ऑफ H2O, वेयर K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K डैश H2O की कंसेंट्रेशन, यही तो था, K डैश H2O की कंसेंट्रेशन को मिला के हमने क्या लिख दिया, K लिख दिया, सिंपल है, क्योंकि उसको कांस्टेंट मान लिया था। इसी को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस टाइप की रिएक्शन। अब इसका एक और एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ शुगर केन, इन्वर्जन ऑफ शुगर केन, ठीक है, ये भी क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का
एग्जाम्पल है PSEUDO, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो फटाफट से। ठीक है, हो गया। ध्यान से देखो भाई, हम जो चीज पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इतनी ज्यादा आती नहीं है, लेकिन कभी कभार एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए मैंने इसको डिटेल में करवा दिया है। वैसे इसको पहचानने के लिए सिंपल सी बात है, एक ऐसा रिएक्टेंट आपके पास होना चाहिए जो लार्ज एक्सेस में लिया गया है और बाद में उसकी कंसंट्रेशन पे कोई चेंज नहीं पड़ रहा हो, कोई चेंज नहीं मिल रहा हो। इसमें न्यूमेरिकल दे सकता है, K की वैल्यू निकालनी दे सकता है, H2O की कंसंट्रेशन दी होगी तो K डैश की वैल्यू निकालवा सकता है आपसे। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। अब नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी लिस्ट में आता है, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, और इसको देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि अगर N2O5 का डिकम्पोजिशन करवाओ, ठीक है, तब हमें क्या मिलेगा, तब जो डिकम्पोजिशन होगा, अगर मान लो ये हम करवा रहे हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 12 घंटे, 12 आवर्स। अगर यही हम 25 डिग्री सेल्सियस पे करवा रहे हैं तो कितना लगेगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे करोगे तो 10 आवर्स। ठीक है, सॉरी देखो, 50 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा टाइम लगेगा, जितना टाइम कम करते जाओगे उतना टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। सिंपल सी बात होती है। अगर इस चीज को अरेनियस इक्वेशन से समझा जा सकता है, अरेनियस की इक्वेशन, टाइम डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को अरहेनियस ने बताया था। अरहेनियस की इक्वेशन, अरहेनियस इक्वेशन से समझा जा सकता है। और अरहेनियस इक्वेशन क्या है, अरहेनियस इक्वेशन है K इक्वल टू A e की पावर माइनस EA बाई RT है। इस इक्वेशन को आपको हमेशा से ध्यान रखना है। यहाँ पे A क्या है, इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, या फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोलते हैं, या अरेनियस फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, और EA एक्टिवेशन एनर्जी है। EA क्या है यहाँ पर, एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिवेशन एनर्जी इस इक्वेशन में। R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, R यहाँ पर गैस कांस्टेंट है। R क्या है, गैस कांस्टेंट। A प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, EA एक्टिवेशन एनर्जी है, R क्या है, गैस कांस्टेंट है। एक्सपेरिमेंटली ये पता चला है कि विद every rise of 10 degree Celsius, the rate constant becomes double। ध्यान रखना, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है। एक्सपेरिमेंटली हमें क्या पता चला है कि जैसे ही 10 डिग्री, हर 10 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ टेम्परेचर के साथ क्या होगा, रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझे। और इस चीज को सबसे पहले तो बताया था किसने, सबसे पहले बताया था वेंट होफ ने, वेंट होफ। ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन के बारे में, इस इक्वेशन को सबसे पहले प्रपोज किसने किया था, वेंट होफ। लेकिन इस इक्वेशन की क्रेडिबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी वैलिडिटी और इसका एक्सप्लेनेशन सब कुछ किसने किया था, अरेनियस ने दिया था। इसलिए इसको अरेनियस इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका आउटकम क्या था कि एवरी राइज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस, यानी हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के बाद रेट कांस्टेंट क्या हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं, एक रिएक्शन लेते हैं, जिसको हम अभी समझेंगे। यहाँ पर इसको समझने के लिए एक केमिकल इक्वेशन या केमिकल रिएक्शन ले लेते हैं, जिसके बेस पे मैं आपको ये समझाऊंगा कि कैसे है। और अरेनियस इक्वेशन पूरी सोल्व करके समझाऊंगा। इस पे न्यूमेरिकल आता ही आता है, चाहे तो नीट पीएमटी में लगा लो,
अरेनियस इक्वेशन से न्यूमेरिकल आता है, सीबीएसई में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एचबीएससी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इक्वेशन को करके जाओ, न्यूमेरिकल मिल ही जाएगा, या फिर कोई ना कोई क्वेश्चन इससे जरूर उठ के आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ठीक है, अरेनियस इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलिजन थ्योरी से रिलेट करती है, सिंपल सी बात है। अब देखो हमने रिएक्शन क्या ली है, हाइड्रोजन के साथ आयोडीन की रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, H2 प्लस I2। ठीक है, रिएक्शन क्या है, H2 प्लस I2, और हमें मिल क्या रहा है, 2HI। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और सारे के सारे किस फेज में, गैस फेज में, सबके सब किस फेज में, गैस फेज में। ये रिएक्शन हमने लिया, मैं उसको ऊपर ओपन करके दिखा रहा हूं, ओपन स्ट्रक्चर है। ठीक है, H2 I2 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, एक इंटरमीडिएट बनाएगा। इंटरमीडिएट बनाएगा, क्या बनाएगा, एक इंटरमीडिएट बनाएगा। इस इंटरमीडिएट को हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं इस इंटरमीडिएट को। इस इंटरमीडिएट में क्या होता है, और ये सिंपल सी बात है, ये इंटरमीडिएट क्या होता है, फॉर ए शॉर्ट टाइम, फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड एग्जिस्ट करता है। यानी कि ये बहुत ही छोटे से टाइम पीरियड के लिए एग्जिस्ट करता है, उसके बाद ये खत्म हो जाता है, और ये टूट के हमें क्या दे देता है, 2 HI के मॉलिक्यूल देता है। ठीक है, 2 HI के मॉलिक्यूल देता है, यानी 2HI हमें देता है। कैसे, ध्यान से देखना, ये तो बॉन्ड ब्रेकिंग, ये वाले बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, और ये वाले बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। जहां F लिखा है वहां बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, जहां B लिखा है वहां बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा है। यानी यहां से बॉन्ड टूटेगा और यहां बॉन्ड बन जाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू अरेनियस क्या कहता है कि ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और दूसरा मॉलिक्यूल, यानी एक ही आयोडीन मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करें। यानी कोलाइड, याद रखना यहां पे क्या, ये इसको ऐसे लिखूं तो कोलिजन लिख लो। कोलिजन जब होगा तभी ये रिएक्शन पॉसिबल होगी। यानी एक H2 का मॉलिक्यूल और उसका कोलिजन किसके साथ होगा, एक I2 के मॉलिक्यूल के साथ जब कोलिजन होगा तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जब ये कोलाइड करते हैं तो एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ठीक है, ये इंटरमीडिएट बहुत ही अनस्टेबल होता है, बहुत ही अनस्टेबल, इसीलिए हम इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी के हिसाब से इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये होता क्या है, अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है ये, इसीलिए ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है और उसके बाद ये खत्म हो जाता है, यानी टूट जाता है। किसमें, HI मॉलिक्यूल में। यानी हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड मिलते हैं। ये था बेसिक आइडिया। अब हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसी आइडिया को आगे बढ़ाते हैं। तो जो एनर्जी रिक्वायर है इस इंटरमीडिएट को फॉर्म करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस इंटरमीडिएट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। यानी मैं यहां क्या लिख रहा हूं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू form this activated complex is known as activation energy। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, इस रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बन रहा है या फिर ये जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इस कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। सिंपल सी बात है। अब ये कैसे ऑब्टेन करते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखो भाई, ठीक है, यही बना देता हूं। एक ग्राफ बनाना है हमें, किसके विद रिस्पेक्ट में,
पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट, यहां तो हम रिएक्शन के कोऑर्डिनेट लिखेंगे, रिएक्शन कोऑर्डिनेट यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, और यहां हम क्या लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे रिएक्शन कोऑर्डिनेट। इनके बीच में जब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ठीक है, इस रिएक्शन का ही बना रहा हूं मैं हाइड्रोजन। तो यहां मैं लिख रहा हूं H2 + I2, यानी कि ये क्या है हमारे रिएक्टेंट है, क्या है हमारे रिएक्टेंट है, यहां और यहां, ठीक है, यहां मैं लिख रहा हूं 2HI, ठीक है, तो वो हमारा क्या है प्रोडक्ट है। और ये जो पीक आपको दिखाई दे रही है, ये पीक क्या है हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या फिर इंटरमीडिएट भी आप इसको बोल सकते हो। ये हमारा क्या है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और यहां से लेके यहां तक जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ी वही हमारी क्या है एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को EA से रिप्रेजेंट करते हैं, EA, यही हमारी क्या है, यहां से लेकर यहां ये क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, और यहां से लेकर यहां तक की जो एनर्जी है वो क्या है टोटल एनर्जी चेंज। यानी क्यों, क्योंकि जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, जब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही होती है तो क्या होता है, डिकम्पोज होने के लिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है, सॉरी, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये तो कंपोजिशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जैसे N2O5 की रिएक्शन है वो डिकम्पोज होता है, ठीक है, तो उस टाइप के रिएक्शन में क्या होता है एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब जो रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड करती है। यानी रिएक्टेंट और नेचर का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नेचर क्या होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कैसी होगी, यानी ये डेल्टा H कैसी होगी, ये किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। अब कुछ एनर्जी, क्योंकि कुछ एनर्जी रिलीज होती है ना डिकम्पोजिशन के टाइम पे, इसीलिए ये इन दोनों के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, अभी तक तो हमने सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कैसे है, ठीक है। एक रिएक्शन, एक सिंपल रिएक्शन लेके मैंने आपको समझाया है। ये रिएक्शन चूंकि आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा था मैं, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी की, तब मैंने ये रिएक्शन आपको करवा दी थी, इसलिए मैंने इस रिएक्शन का एग्जांपल लिया ताकि आपको इजी हो जाए, समझने में इजी लगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या है हमारे पास। अब थोड़ा सा कोलिजन थ्योरी का पार्ट आएगा यहाँ पे। कोलिजन थ्योरी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन 11th क्लास में हो जाता है। अब हमें क्या करना है, कोलिजन थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। कोलिजन थ्योरी की बात करते हैं तो हमें पता है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के पास, यानी ऑल द मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, सारे के सारे मॉलिक्यूल के पास सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ऑब्वियस है इफेक्टिव कोलिजन वही होता है जब दो मॉलिक्यूल कोलाइड करें और उनके कोलिजन से कोई चेंज आ जाए, ठीक है, उसी को हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। अब जिन मॉलिक्यूल के कोलाइड करने से कोई चेंज ही नहीं आता तो उनका तो हमें काउंट ही नहीं करना है। कोलिजन थ्योरी यही कहती है कि अब हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करनी है, लेकिन हम किसी एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी के साथ उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते प्रिसाइजली। तो बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बोल्ट्जमैन एंड मैक्सवेल, उन्होंने एक रिलेशन दिया काइनेटिक एनर्जी का ही, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, स्टैटिस्टिक्स का सहारा लिया, यानी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का सहारा लिया, या स्टैटिस्टिकल थर्मो कह सकते हो, उसका सहारा लिया। उन्होंने क्या किया कि जो बिहेवियर था उसको प्रेडिक्ट किया। कैसे, उनके अनुसार डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी को उन्होंने कैसे बताया, काइनेटिक एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने कर्व बनाए गए, ठीक है। यहां रखा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, और यहां रखा काइनेटिक एनर्जी को, यानी एक साइड फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, दूसरी साइड काइनेटिक एनर्जी, और एक कर्व बनाया, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, ऐसा कुछ कर्व आया, ठीक है, और एक पॉइंट पे यहां पे एक मैक्सिमा दिखा, ठीक है, और इसी पॉइंट को उन्होंने क्या कहा,
मैक्सिमम या मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, यानी मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स था उनके पास काइनेटिक एनर्जी की हाईएस्ट वैल्यू थी, यानी मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। इस पॉइंट को उन्होंने बोला मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अब यहां पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल से मतलब क्या था? अब देखो इसको उन्होंने कैसे समझाया कि उन्होंने लिया कि कुछ मॉलिक्यूल्स जिनके पास कोई एनर्जी है, यानी कि उनके पास कोई काइनेटिक एनर्जी है जो कि है E, उनका फ्रैक्शन किसके साथ किया? टोटल मॉलिक्यूल के साथ। एन E क्या है? ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी E, एंड NT क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिंपल सी बात है। इन दोनों का फ्रैक्शन को काइनेटिक एनर्जी के वर्सेस प्लॉट किया गया, तो ऐसा करवाया जिसमें एक टाइम पे पीक आ रही थी और उस पीक को उन्होंने क्या बोला? ये मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी होती है। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेस दैट एनर्जी, यानी जितने मान लो 100 मॉलिक्यूल है तो 100 में से 80 के आसपास की काइनेटिक एनर्जी यही होगी, उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। अगर इसके लेफ्ट में भी जाए तो भी उनकी वैल्यू कम होती जाएगी, राइट में भी जाए तो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते जाएंगे? कम। यही मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे और कहीं नहीं रहेंगे। सिंपल सी बात है, इसीलिए इसको मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी भी बोला गया है। अब इसी में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मैक्सवेल ने टेम्परेचर को डिफरेंस को कैसे एक्सप्लेन किया। अब अगर इसी में एक्सप्लेन करूं तो ठीक है। तो अब देखो टेम्परेचर की जब बात करेंगे तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो कैसे इफेक्ट करता है उस चीज को मैं अभी बताने जा रहा हूं। टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो कैसे इफेक्ट करता है, देखो भाई ध्यान से देखना है। ये इसको मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन की डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, ये तो था मान लो मेरा टाइम T1, ठीक है, जो पहले टाइम था, सिंपल है, ठीक है। अब मैंने क्या लिया यहां से टाइम T2, टेम्परेचर है, मैं टाइम बार बार गलत बोल रहा हूं। ये टेम्परेचर T1 है और फिर मैंने टेम्परेचर लिया क्या? T2, ठीक है। फिर मैंने टेम्परेचर क्या लिया? T2। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान दे लेना भाई, ठीक है। ये था, यहां पर मैंने काइनेटिक एनर्जी को रखा। ये मेरी क्या है? काइनेटिक एनर्जी नहीं, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी है। ये क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब ध्यान से देखना, और ये कर्व कौन सी है? जब T1 में हमने 10 डिग्री सेल्सियस का एडिशन कर दिया, यानी टेम्परेचर में जो पहले टेम्परेचर था उससे अगर हमने कुछ टेम्परेचर को बढ़ाया, यानी उसमें 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को ऐड किया, तो क्या हुआ? ये कर्व राइट की साइड शिफ्ट हुई। कर्व क्या हुई? राइट की साइड शिफ्ट हुई। इसको थोड़ा सा फ्लैट बना देता हूं क्योंकि ये फ्लैटर कर्व होती है भाई। क्या होती है? मोर फ्लैटर देन दिस, ठीक है। ये भाई, ये कर्व ज्यादा फ्लैटर होती है पहले वाली से, ठीक है। ये ब्रॉड होती चली जाती है। ब्रॉड होने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा, जो प्रोपोर्शन है मॉलिक्यूल्स का जिनके पास हायर एनर्जी है, किस? इस काइनेटिक एनर्जी से। क्योंकि देखो ध्यान से देखो, इस टेम्परेचर पर काइनेटिक जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थी वो क्या थी? ये थी, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थी। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो वो मॉलिक्यूल बढ़ गए जिनकी संख्या, उन मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ गई जिनके पास या तो इतनी एक्टिवेशन एनर्जी थी या इससे ज्यादा थी, थोड़ी ये वाली ज्यादा या इससे ज्यादा थी, उनका प्रोपोर्शन बढ़ गया, ठीक है। तो इसी को हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे प्लॉट किया है, एक्टिवेशन एनर्जी को। जैसे ही टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं सब्सटेंस का, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है विच कोलाइड विद एनर्जीज ग्रेटर देन EA, वो इंक्रीज हो जाता है। यानी वो मॉलिक्यूल जो एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी से कोलाइड करते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, उनका फ्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ाया तो मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज हो गया, यानी इतने मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी के साथ कोलाइड करेंगे। सिंपल सी बात है। और यही हमें क्या बताती है कि ये जो T1 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस जो है, इस कर्व के अंडर का जो एरिया है, इसको चलो मान लो मैं पूरा ब्लैक कर रहा हूं, इसको डैश डैश दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इसके अंडर का एरिया भी बढ़ जाता है, सिंपल सी बात है। और वही क्या हमें क्या बताता है कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ रही है, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है, तो इसके साथ क्या हो रहा है? ग्रेटर द एक्टिवेशन एनर्जी गेट्स डबल्ड लीडिंग टू डबलिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन। सिंपल सी बात है।
और अरहेनियस इक्वेशन में जो एक फैक्टर था, यानी अरहेनियस इक्वेशन क्या थी, k इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इस इक्वेशन में जो ये फैक्टर था e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये e की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये फैक्टर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये फैक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोरिस्पोंड करता है द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन ईए, यानी ये उन मॉलिक्यूल के फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ईए से ज्यादा है। यानी ऊपर वालों को कौन सा फैक्टर रिप्रेजेंट करता है, ये वाला फैक्टर है। यानी ई माइनस ई बाई आर टी का मतलब क्या है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी ई से ज्यादा जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी है वो वाले मॉलिक्यूल कहाँ है, वो यहाँ है, और उन्हीं को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ई की पावर माइनस ई बाई आर टी वाला फैक्टर। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इनके दोनों साइड लोग लेते हैं। जो ये अरहेनियस इक्वेशन है इसमें दोनों साइड में लोग ले लेता हूं तो क्या मिलेगा मुझे। ठीक है, मैं यही कर रहा हूं भैया अभी इसको। ठीक है, मैं काइनेटिक एनर्जी को अंदर लिख देता हूं यहां, और अब मैं लोग लेके इसको सोल्व कर रहा हूं। दोनों साइड नेचुरल लोग लिया, ln k इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर टी माइनस ई ए बाई आर टी प्लस ln a, ये पहली इक्वेशन होगी। मान लो मैं ये बेसिक इक्वेशन हो गई जब मैंने लॉग ले लिया दोनों के साथ। सिंपल सी बात है, लॉग लेने का आपको पता है नेचुरल लॉगरिथम हम ले रहे हैं, यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम लिया है दोनों साइड, लॉग नहीं नेचुरल लॉगरिथम लिया है, तो इक्वेशन क्या बनेगी ये। अब मैं इसी चीज के बारे में बात कर रहा हूं कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किसका, ln k का 1/t के साथ, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ln k के रेट कांस्टेंट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो सिंपल सी बात है 1/t के साथ हम ln k का ग्राफ लेते हैं तो वो आता है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जिसका इंटरसेप्ट क्या है, ln a है। ठीक है, और स्लोप माइनस में e अपॉन में r है। अब ये कैसे आया, थोड़ा सा मैथ का ज्ञान रखो भाई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लेना, 10th क्लास रिप्रेजेंट करती है, 10th और 11th में आ जाता है ये इक्वेशन ऑफ लाइन को पढ़ना। सिंपल सी बात है, इसी से तुम्हें इंटरसेप्ट और स्लोप का पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, तुम्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, बस इसका एक चलचित्र खींच लो, फोटो खींचो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लो। फिर हम आगे इसको अलग अलग टाइम के लिए देखेंगे, इस इक्वेशन को अलग अलग टाइम पे कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है भाई, चलो देखते हैं इसी इक्वेशन को अलग अलग टाइम पे कैसे सोल्व करेंगे, देखेंगे। बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, जितनी सिंपल है उतनी इंपॉर्टेंट है, कोई ज्यादा तुरंत खा जैसी बात नहीं है इसमें, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी आराम से कर लो, बहुत ही ज्यादा इजी। जितना ज्यादा टेंशन लोगे उतना ही मुश्किल लगेगी, और जितना टेंशन फ्री रहोगे उतना ही इजी लगेगी। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, एट टाइम t1 मैं इक्वेशन लिख रहा हूं ln k1 इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर t1 प्लस ln a, इसको मैं पहली इक्वेशन दे रहा हूं। और एट टाइम t2 मैं क्या लिख रहा हूं, ln k2 इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर t2 प्लस ln a, मैं इसको दूसरी इक्वेशन डाल रहा हूं। सिंपल सी बात है, फर्स्ट और टू। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, यानी पहले को सेकंड में से घटा दो, हमारे पास क्या आ जाएगा, ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ई अपॉन में r, ई अपॉन में r, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ई अपॉन में, इसको ऐसे लिख देते हैं, चलो ई अपॉन में माइनस ई अपॉन में r, हम क्या लिख देंगे, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, माइनस डाल दूं डायरेक्ट ही, क्योंकि अगर वैसे करते तो माइनस ई अपॉन में RT2 प्लस ई अपॉन में RT1 होता, तो मैं ई अपॉन में RT1 माइनस ई अपॉन में RT2 लिख सकता हूं यहाँ पे। और चूंकि ये कांस्टेंट है तो ये पहले ही कैंसिल आउट हो गया, जैसे ही सब्ट्रैक्ट किया ये तो अपने आप ही कैंसिल आउट हो गया, है ना। फर्स्ट को इसमें से घटाना है तो दिस माइनस दिस, तो ये माइनस का हो जाएगा ऑब्वियस, और ये कट जाएगा, सिंपल है, इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं क्या लिख रहा हूं, ये एक आइडेंटिटी है, ln k2 बाई k1 हो जाएगा इज इक्वल टू ई अपॉन में r, इसमें से क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन में t1 माइनस 1 अपॉन में t2 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अब मैं यहाँ पे नेचुरल लॉग को हटा के सिंपल लॉग लेके आ रहा हूँ, log k2 बाई k1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन 2.303 r, ठीक है,
1/T1 माइनस 1/T2, इसी को रीअरेंज करके लिख देंगे log K2/K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EA डिवाइड बाई 2.303 R, और यहां क्या हो जाएगा T1 एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा T1 T2, ऊपर क्या आ जाएगा T2 माइनस T1। ये हमारी इक्वेशन होगी जिससे हमें काम है, पूरी इक्वेशन जिसके बेस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, यही इक्वेशन है जिस पर न्यूमेरिकल आएंगे भाई, सिंपल सी बात है। अरेनियस इक्वेशन जिसके ऊपर न्यूमेरिकल आने हैं, टाइम की डिपेंडेंस जो शो करती है वो ये वाली इक्वेशन है, सिंपल है, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसी चीज को हमें क्या करना है, याद रखना है, कॉपी में स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट डाउन करो, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे कि कोलिजन थ्योरी क्या है और कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। 2 ही टॉपिक बचते हैं इस यूनिट में, उसके बाद ये यूनिट खत्म हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।